बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य का पाठ एक बड़े भाई साहब आपको पढ़ा रही हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है, जिसका कुछ अंश मैंने पढ़ा दिया है, कुछ अंश की व्याख्या मैंने कर दी है। और अब मैं आगे के अंश पर आ गई हूँ, जो कि पृष्ठ है 58 और 58 में मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। मेरे फेल हो जाने पे मत जाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा भाई जब सालाना इम्तहान होने के बाद फेल हो जाता है और छोटा भाई उसके फेल होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जब ये करता है कि उसे ये लगता है कि उसके अंदर अभिमान आ जाता है कि अब उसे बड़ा भाई नहीं टोकेगा, तो उसे ये लगता है कि अब मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इस बात का एहसास जैसे ही बड़े भाई को होता है, वो उसे आड़े हाथों लेता है और जैसे ही सामने पड़ता है, उसने सीधे सीधे सारी बातों का उदाहरण देते हुए, यहाँ तक कि रावण का उदाहरण दे करके, शाहरुम का उदाहरण दे करके, तमाम ऐसे उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश की कि घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं चला। तुम अगर इस बात पर घमंड कर रहे हो कि तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गया हूँ, तो मेरे और तुम्हारे बीच का जो अंतर है, वो अंतर तो दुनिया का कोई कम कर सकता नहीं। और उस अंतर के चलते मैं तुम्हें इस तरीके से बेराह चलने तो दूंगा नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पास हो गए हो, तुम कुछ भी चाहो कर लो और मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूँगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये सारी बातें वो समझाते हुए लेखक को समझाना चाह रहे थे। लेखक को भी ये लगा, छोटे भाई को भी ये लगता है कि संभवतः बड़ा भाई सही कह रहा है। अंदर से क्रोध आ रहा था, मगर उस विनम्रता का एक तौर तरीका जो बचपन से उनके दिमाग में पड़ा था, बड़े और छोटे का लिहाज, उसके चलते वो बोल नहीं पाता है और अपनी गलती मौन रहकर स्वीकार कर लेता है। तो बड़े भाई ने कहा, मैं उसे आगे से पढ़ती हूँ, मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाह का नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ था, क्या यह याद रख लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दो तो बस सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर का मतलब होता है 0। सिफर भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कौड़ियों चार्ल्स हुए। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम सारुम चारुम पंचुम लगा करके नाम लिख देते थे। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम गिना देता। कहने का तात्पर्य, उन्होंने शिक्षा की नीति पर अपना क्रोध जताया है और उस क्रोध का नतीजा ये है कि वो कहते हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे, क्योंकि छोटा भाई 5 में है और बड़ा भाई 9 में है, तो कहते हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हारा सब, तब तुमको दांतों पसीना आएगा, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। जब तुम्हें तमाम इतिहास के नाम याद करने होंगे, ज्योमेट्री का तुम्हें अ ब स स ब अ का, इस रेखा का लंबुस रेखा पर इस तरह से तमाम चीज़ों को याद करना पड़ेगा, तब तुम्हें असली शिक्षा का मतलब समझ में आएगा। तो ये चीज़ वो समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जितने हल्के में तुम पढ़ाई ले रहे हो, ऐसे हल्के में पढ़ाई पढ़ने से शायद तुम पास हो गए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, लेकिन आगे भी पास होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा भाई हर तरह की बातें कह करके छोटे भाई को समझाना चाहता है। साथ ही साथ शिक्षा नीति के साथ साथ वो इतिहास का उदाहरण देते हुए कहता है कि इतिहास में ऐसे ऐसे नाम हैं जिन नामों में एक भी अंक, एक भी शब्द गलत कर दिया जाए तो पूरा अर्थ और पूरा उत्तर जो है वो गलत हो सकता है। और इसी चिढ़ में वो कहते हैं कि इनको नाम नहीं मिलते थे,
अगर मुझसे पूछा होता तो मैं सैकड़ों सैकड़ों नाम गिना देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही की पनाह, आ ब जा की जगह आजा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। उनके कहने का मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं समझते थे, वो समझते थे कि सिर्फ ये शिक्षा की नीति छात्रों को परेशान करने की है, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से पूछता नहीं। मुमतहिन मतलब होता परीक्षक, शिक्षक। तो मुमतहिन जो शब्द है वो उर्दू का है। आखिर आबजा और अजब से क्या फर्क पड़ता है और व्यर्थ की बात में क्यों छात्रों का खून करते हैं। उसके कहने का मतलब कि इतनी छोटी सी बात के लिए छात्रों को इस कदर नीचे गिरा दिया जाता है कि उनका पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब उनको कौन समझाए कि शिक्षा और प्रायोगिक बातों में बहुत अंतर होता है। जिन चीज़ों को वो शिक्षा के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं वो वास्तव में शिक्षा है। हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है जिसको समझने के लिए उतना अधिक दिमाग और दिल को मजबूत करना पड़ता है। वो सोचते थे कि रात दिन किताब लेके बैठने वाला कभी फेल नहीं होगा, और ऐसा नहीं था। मगर इन परीक्षकों की को क्या परवाह, वह तो नहीं देखते कि पुस्तक में क्या लिखा है। वो चाहते हैं कि पुस्तक में जो लिखा है बस हूबहू बच्चा वही छाप दे, लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा रख चाहते हैं। अब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वास्तव में शिक्षा जो है वो रटंत प्रणाली पर चल रही है। उनका ये मानना है कि जो रटंत विद्या में महारत हासिल कर सकता है वो शिक्षा में कभी पास ना हो, ये संभव नहीं। वो निश्चित पास होगा, लेकिन जिसको रटंत प्रणाली का तौर तरीका कम आता है वो संभवतः कभी पास नहीं होगा। इसी बात को वो समझाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा इस रटंत शिक्षा प्रणाली का नाम शिक्षा रख छोड़ा। आखिर इन बेसिर पैरों की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। उन्हें ये लगता है कि प्रायोगिक जीवन में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये चीज़ें जीवन के साथ नहीं जुड़ी हैं। किसी भी परीक्षा में ये सारी चीज़ें पढ़कर जब आप पद ग्रहण करते हैं तो न अब ज काम आता है और न इतिहास का पंचम दोयम स्वयं काम आता है। उसमें जो प्रायोगिक भूमिका आपकी व्यवहारिक भूमिका होती है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का नियम बनाया गया उनमें इन चीज़ों का काम लगता है। तो इसे पढ़े बिना कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आखिर आधार लंब से दुगना हो, पूछिए इसका क्या प्रयोजन। वो कहती है ये सब रटने का क्या फायदा है। जरा कोई मुझे विद्वान ये बता दे कि ये लंब गिराकर वो रेखा बनाकर, ये लंब गिरा के वो रेखा बना करके बार बार इन चीज़ों को करा के क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या बताना चाहते हैं। क्या जीवन इन्हीं से चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मेरी बला से, इतने वो चिढ़े हुए हैं शिक्षा व्यवस्था से कि अंत में वो चिड़चिड़ा कर कहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुलासा याद ही करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर पास होना है, अच्छा रिजल्ट दिखाना है, तो इन चीज़ों को बहिष्कृत करके बाहर निकाल देने से जीवन नहीं चलेगा। फिर तो उसी कक्षा में जीवन गुजर जाएगा, फिर भी पास नहीं होंगे। लेकिन अगर पास होना है तो इन सारी चीज़ों को तो हमें पढ़ना ही है, और पढ़ने के लिए हमें उतनी तैयारी करनी है, इन चीज़ों को दिमाग में उतार के रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझना चाहते। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। कह दिया, अब उन्होंने हिंदी को लेकर के ही कह दिया कि प्रायः हिंदी में लिखा रहता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब समय की जो कि 4 पन्नों से कम ना हो। अब उनका कितना सोच कहिए कैसी थी कि वो कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक तो निबंध लिखा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं 4 पन्ने से कम ना हो। तो समय की पाबंदी कहाँ रह गई। समय का सदुपयोग और समय की बचत की बात की जाए
तो समय की बचत अगर, तो फिर वो तो 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 10 अंक का निबंध आ रहा है और उसने 2 लाइन लिखा तो शायद उसको 1 नंबर भी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में उसे करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने शिक्षा की एक तरीके से मजाक उड़ाया शिक्षा का, कि एक और शिक्षा में जो चीज़ें कही जाती है उसको जीवन में उतारा नहीं जाता, और उसका फायदा नुकसान ये होता है कि हर हालत में वो जीवन वैसे ही चलता है और न कम पढ़ने वाले बच्चे हमेशा मेरी तरह फेल होते रहेंगे। तो ये शिक्षकों की कमी है। कॉपी खोले सामने, हाथ में कलम लिए, उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी जीवन संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्ने में लिखना भला कैसे संभव है? अब वो कहते हैं कि छोटी सी बात को 4 पन्ने में बताना क्या आसान काम थोड़े है। लेकिन जरा इस बात को सोचिए कि 4 पन्ने में लिखना क्या आसान बात है? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, इन 4 पन्नों में लिखने का की क्या जरूरत? उन्होंने कहा कि जो बात 1 लाइन में समझाई जा सकती है उसको 4 पन्ने में लिखने का क्या मतलब? तो क्या हम परीक्षा पत्र बनाने वालों से ये कह सकते हैं कि समय की पाबंदी पर अगर आप निबंध लिखवा रहे हैं तो उसको 1 वाक्य में पूछिए? संभवतः ये संभव नहीं है, लेखन कला का हनन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें ये मानना चाहिए कि बड़े भाई की सोच और शिक्षा की प्रवृत्ति की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बड़ा भाई पास नहीं होता था तो उसकी सोच दूसरी तरह की थी, और शिक्षा का तौर तरीका, नियम कानून बिल्कुल अलग होता है। फिर उन्होंने क्या कहा आगे देखिए, लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात 1 वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यह तो समय की किफ़ायत नहीं है। उन्होंने कहा इसे तो समय की बर्बादी कहते हैं, पाबंदी कहाँ है? तो समय की बर्बादी अगर सिखाने के लिए निबंध लिख रहे हो तो ऐसे ही समय की बर्बादी करा दो, उस पर लेखन कला का विकास करने की क्या आवश्यकता है? उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले। उनका मानना ये है कि किसी भी कार्य को जितनी जल्दी कर लिया जाए सफलता उतनी अच्छी है। किसी भी कार्य को लटका कर इतना लंबा खींचना, इतने लंबे तरीके से उसे कहना, ये तो कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। तो ऐसी बुद्धिमानी न करने पर फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें काम जो है कभी ना कभी तो करना ही है, और ऐसी स्थिति में हमें उस काम को कम से कम समय में करना आना चाहिए। शिक्षकों को वो ये बात बताना चाहते हैं कि अनायास किसी को तकलीफ देने से उन्हें क्या मिलता है। बालक भी इतनी सी समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों की तमीज भी नहीं। उन्होंने अध्यापकों को कोसते हुए कहा है कि बालक जो चीज़ समझ सकता है ये अध्यापक नहीं सोच सकते। पर बालकों को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, और ये अध्यापक चाहते हैं कि जो भी लिखा उसे कम ही के नज़रिए से देखते हैं कि नहीं अभी इसमें कम है, इसमें अभी और ये होना चाहिए था, अभी इसमें और वो होना चाहिए था। कहने का तात्पर्य शिक्षक कभी भी अपने परीक्षार्थी से उतना खुश नहीं होता जितने की उम्मीद परीक्षार्थी करता है। क्योंकि अगर उसको सही में शिक्षा के नज़रिए से देखें तो हम ये कहेंगे कि शिक्षार्थी कभी शिक्षक के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कहानी के नज़रिए से देखें तो ये कहेंगे कि शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक के बराबर नहीं हो सकता और कभी भी उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, कि दोनों के ज्ञान में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। व्यंग तो देखिए कि उन्होंने कहा है कि उस पर दावा है कि वो हम अध्यापक हैं। अब उनके कहने का मतलब ये है कि एक अध्यापक को अपने अध्यापक की जो कीमत है उसे समझते हुए कभी भी छात्रों को परेशान नहीं करना चाहिए।
मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तमाम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके लेखक ये दिखाना चाहता है कि बड़ा भाई हर तरीके से शिक्षा पर व्यंग करता है और अपने मुहावरे से उस बात के भाव को स्पष्ट करना चाहता है। तो पापड़ बेलने पड़ेंगे तब आटे दाल का भाव। देखिए एक एक लाइन में कितने कितने मुहावरे हैं कि मेरी कक्षा में आओगे तो पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। तो मुहावरों से भरा ये पाठ है। अगर आप अंकित लाइन खींच खींच कर उस पर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे मुहावरे मिल जाएंगे। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं पड़ते। अब छोटा भाई ये छोटे भाई को बड़ा भाई ये सिखाना चाहता है कि तुम अपनी कक्षा में अव्वल क्या आ गए, तुम्हें ये लगने लगा कि तुम सबसे बड़े हो और सबसे ज़्यादा तुम काम कर सकते हो। ये भावना आ गई कि तुम घमंड करने लगे हो कि तुम ही सबसे अधिक काम करने वाले हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं भले पास हुआ हूँ या ना हुआ हूँ, लेकिन कुल मिलाकर तुम ये जान लो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध दो। गिरह बांधना होता गांठ बांधना, याद रखना। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर ये सोचते हो मैं पास नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है, तो अपनी ये सोच बदल दो। मेरे पास जितना अनुभव है तुम्हारे पास उसका आधा भी नहीं है। इसलिए तुम जो भी कहो ये मान के चलो कि इस अंतर को कोई खुदा भी नहीं रोक सकता। तो अपने मन में एक गिरह बांध लो, नहीं तो तुम पछताओगे। कहने का मतलब मैं जो रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर उस रास्ते को तुम नहीं समझने वाले हो तो जीवन में तुम्हें निश्चित है कि पछतावा मिलेगा। ये बात वो कहना चाहते हैं। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने की उपदेश माला कब समाप्त होती। कहने का तात्पर्य कि सुबह का समय था। इतनी सारी कहानी बड़े भाई ने छोटे भाई को सुना दी और छोटा भाई तो बस इस प्रतीक्षा में था कि किसी भी तरीके से स्कूल का समय हो गया है, बड़ा भाई अपनी भाषण मेल रोक देता और उपदेश मेल को रोकता तो वो संभवतः स्कूल के लिए निकल पाता। अब स्कूल जाने के बहाने से ही उनकी जो उपदेश माला थी वो ठप हो गई और अंततः उसे लगा कि चलो जान बची तो लाखों पाए। तो किसी तरीके से उसे लगा कि अब जी का जंजाल छूट गया। बड़े भाई अब स्कूल जाने के मारे कम से कम बोलेंगे तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। खूब डांट खाया था और उस डांट का नतीजा ये था कि भूख नहीं लग रही थी, भोजन से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बड़े भाई का डर भी बहुत बड़ा था। जब पास होने पे ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पे भला क्या होता। अब उसे लग रहा कि मैं तो पास हुआ, तब मैंने इतनी लताड़ सुनी, इतनी डांटें सुनी, अगर काश मैं फेल हुआ होता तब तो बड़े भाई मेरी जान ही ले लेते। तो फेल हो जाने पर क्या होता। भाई साहब अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयानक चित्र खींचा था उसने मेरे मन को भयभीत कर दिया था। अब बड़े भाई ने जो अपनी कक्षा का डर छोटे भाई के मन में डाला था, वो वास्तव में छोटा भाई वास्तव में शिक्षा से डर गया था। उसे ये लग रहा था कि बस किसी तरीके से शिक्षा को पास करना आवश्यक है, अन्यथा बड़ा भाई उसे जीने भी नहीं देगा। स्कूल छोड़कर भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। मतलब उसके मन में ये आ रहा था पढ़ाई छोड़ दूँ, उसको अपना मूर्ख रहना मंजूर था। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि बड़ा भाई जो था, बड़े भाई का डर इतना भी था कि वो पढ़ाई छोड़ के हट भी नहीं सकता था। उसके उपदेश और उसकी शिक्षा के चलते उस पढ़ाई को अधूरे में छोड़ भी नहीं सकता था। तो इस नाते से वो कहता है कि कुछ भी हो, स्कूल छोड़ने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। ये बहुत बड़ा ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मेरी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों थी। अब इतना भी कह देने के बाद भी ऐसा नहीं था कि छोटे भाई का पढ़ाई में मन लगने लगा। उसका पढ़ाई में मन तब भी नहीं लगता था, यानी उसका पढ़ाई के प्रति रुचि बिल्कुल भी नहीं थी।
और अंततः ये होता है कि वो इस चीज़ को मानता है कि हर हालत में वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करे कि पढ़ाई जो है वो से उसका पिंड छूट जाए। ये वो यहाँ पर बताना चाहता है। और उसके बाद भी उसको खेल कूद का कोई अवसर मिल जाता तो कभी भी वो इस अवसर को छोड़ता नहीं था और कोई अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए। भाई छोटा भाई पढ़ता था मगर बस उसके लिए था कि स्कूल का मिला होमवर्क कर लेना है और क्लास वर्क के नाते थोड़ी पढ़ाई कर लेनी है। तो उससे क्या होगा कि कम से कम ऐसा होगा कि वो अपना टास्क रोज का रोज पूरा कर लेगा। ये पढ़ाई का असली गुण है। बच्चे सोचते हैं कि चलो अभी नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, परसों में परीक्षा के पहले सब रट डालूंगा। नतीजा ये होता है कि जिस तरह एक दिन में कई हफ्तों का भोजन नहीं किया जा सकता, उसी तरह एक दिन में कई महीनों की पढ़ाई नहीं पढ़ी जा सकती। और छोटा भाई यही गुण जानता था। वो अपना रोज के रोज टास्क अपना पूरा कर लेता था और अंततः वो पढ़ने में अच्छा निकल जाता था। बड़ा भाई शुरू से लेकर अंत तक किताबों में घुसा रहता था और रोज के रोज टास्क वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। तो नतीजा क्या था कि वो फेल होता था और ये पास हो जाता था। अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ, फिर वह लुप्त हो गया। उसे ये लगता था कभी वो दर्जे में जलील तो नहीं होगा। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह लुप्त हो गया। बड़े भाई ने इतना डांटा कि उसका अपना विश्वास खुद कमजोर पड़ने लगा कि संभवतः मैं भी जबरदस्ती जीवन काट रहा हूँ। चोरों का सा जीवन कटने लगा। उसे लगा कि जबरदस्ती मैं अपने जीवन को आगे घसीट रहा हूँ। और अंततः ऐसे करते करते 1 साल का वक्त और गुजर गया। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। अब ये दूसरी बार हो रहा है। अभी तो 2 कक्षा के अंतर को अब देखिए कितना अंतर रह गया। 5 से छोटा भाई 6 में आ गया और 6 से अब वो 7 में पहुंच गया। अब तो 8 छोड़ेगा तो 9 में आ जाएगा। भाई साहब मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। छोटा भाई इस बात को खुद एहसास करता है कि वो बहुत मेहनत तो नहीं करता, फिर वो कैसे कक्षा में अव्वल आ जाता है। और बड़ा भाई इतनी मेहनत करने पे भी फेल हो जाता है। उसे खुद इस बात का पता नहीं चलता। कोर्स का एक एक बड़े भाई साहब प्राणांत तक परिश्रम कर कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मतलब चेहरे की रौनक उतर गई थी। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मतलब इसका होता है कांतिहीन मतलब चमक चला जाना, तो चेहरे की चमक उतरना, चेहरे की चमक उतर जाना। कहने का मतलब उनका चेहरा मुरझा गया था पढ़ते पढ़ते और उसके बावजूद भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिल रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि कुछ भी कर ले पास ही नहीं होते। तो चेहरा जो था उनका कांतिहीन हो गया था। मगर बेचारे फेल हो गए और अंततः होता क्या है कि वो फिर फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। छोटा भाई यद्यपि उनकी डांट से जब बहुत परेशान हो जाता तो उसे गुस्सा तो आता था। गुस्सा इतना आता था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि हर भाई हमेशा उसे डांटता रहता था। लेकिन जब बड़ा भाई फेल हो जाता था तो छोटे भाई को भी बहुत दुख होता था। उसे ये लगता था कि बस किसी तरीके से उसका पास होना बेकार ही है। अगर काश बड़ा भाई भी पास हुआ होता तो उसकी खुशी जो थी वो दुगनी हो जाती। मगर ऐसा नहीं हो रहा था। छोटा भाई बिना मेहनत के पास होता है। उसे ये लगता है कि मैं तो उतनी मेहनत भी नहीं करता हूँ फिर भी मैं पास हो जाता हूँ। बड़ा भाई इतनी मेहनत करके भी पास नहीं होता तो वो क्या करे। उसको अपनी खुशी भी अच्छी नहीं लगती है। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और जब नतीजा रिजल्ट निकला, नतीजा परिणाम सुनाया गया तो बड़े भाई रोने लगते हैं और उनको रोता देखकर छोटा भाई भी रोने लगता है। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अब
छोटा भाई पास तो हो गया लेकिन उसे खुशी मनाने का अवसर नहीं मिला। उसे लगा कि मैं कैसे खुशी मनाऊं और कैसे मैं अपनी बात को रखूं। तो उसे ये लगता है कि बस मेरी खुशी भी अब आधी हो गई है, मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा था। अब छोटे भाई को भी ये लगने लगा कि अगर बड़ा भाई पास नहीं हो पा रहा तो मैं भी फेल हो जाता, तो कम से कम दोनों भाई एक साथ दुख मनाते। उसे अपनी खुशी भी मनाने को नहीं मिल रही थी और छोटे भाई के को बड़े भाई के फेल होने का जितना दुख था वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि का की बात कौन टाले। अब उसे लगा कि संभवतः ये विधि का विधान है कि वो किसी भी तरीके से पास हो जाता है। लेकिन बड़े भाई के बारे में सोचते हुए लेखक ये कहता है कि काश अगर मैं भी फेल हो जाता तो संभवतः बड़े भाई को इतना कष्ट ना होता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब तो मेरे पास होने पे ऐसा ही लगता है जैसे घाव पे नमक छिड़क दिया हो किसी ने। छोटा भाई अपनी खुशियां भी नहीं मना सकता, बड़े भाई का रोना देख के वो भी रोने लगता है और नतीजा क्या होता है कि उसे लगता है कि मेरा पास होना भी बिल्कुल बेकार है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और अंततः अब एक दर्जे के अंतर में हो गया। छोटा भाई 7 में था और बड़ा भाई 9 में, सिर्फ मैं बीच में सिर्फ 8वां क्लास बचा था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। अब देखिए छोटे भाई के मन में आया कि देखिए आती है, छोटा भाई था, चंचल था, उसके मन में आया कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हो गया कि बड़े भाई अगली साल भी फेल हो गए तो मैं इनकी कक्षा में आ जाऊंगा, 1 साल का भी अंतर नहीं रह जाएगा। तो उसके मन में ये कुटिल बुरी भावना आती है, मगर उसे फिर दुख होता है और दुख होने के बाद वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बड़े भाई को भी पास होना चाहिए। तो उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन उसके मन की ये कुटिल भावना अचानक आ गई। तो क्या आई देखिए, वो मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनकी बराबरी में आ जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। बड़े भाई को अपनी फजीहत करना बुरा लगता था और उसका परिणाम ये था कि उसे लगा कि अगर भाई मेरा एक बार और फेल हो जाएगा तो कम से कम मेरी फजीहत करना छोड़ देगा। लेकिन उसको वास्तव में कष्ट था। उसे ये लगता है कि काश बड़ा भाई भी पास होता तो हम दोनों भाई मिलकर खुशियां मनाते पास होने की। मगर छोटे भाई को अपने पास होने की कोई खुशी नहीं थी। फेल होने के बड़े भाई का गम जरूर था। उसे 1-2 दिन अफसोस था, लेकिन चंचल था स्वभाव का, फिर खेलने कूदने में सब कुछ थोड़े दिन में भूल जाता था। मैंने इस विचार को दिल से फिर बलपूर्वक निकाल दिया। फिर उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आखिर वह मुझे मेरे हित और विचार से ही तो डांटते हैं। फिर उसे लगा कि बड़े हैं, उम्र का अंतराल है, मेरे से ज़्यादा अनुभव है, तो मेरे हित के लिए ही मुझे डांटते हैं। तो क्यों ना मैं अपने भाई को सकारात्मक सोच से जोड़कर ये मान लूँ कि वो मेरे भले के लिए सब कुछ कहते हैं, और ये सोचकर साथ ही ये भी कहता है कि शायद उनके उपदेशों का ही ये नज़रिया है या ये नतीजा है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से होता जा रहा हूँ। बड़े भाई को के जो सिखाने का नज़रिया था, वो सिखाने का नज़रिया ही सच में था कि छोटा भाई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। बड़ा भाई उसे चाहे डांट कर, चाहे डपट कर, चाहे जैसे भी उसे इस रास्ते पे ला दिया था कि वो बिना कम परिश्रम में भी पास हो जाता था। संभवतः जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होने के कारण वो अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान ना दे पा रहा हो। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां कम डालिए तो वो काम अच्छा करता है, लेकिन अगर एक स्वभाव के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दीजिए तो उनके खुद के काम में कमी आ जाती है। संभवतः बड़े भाई इसी तरह के रहे हों, तो उन्हें ये लगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लेते। संभवतः वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उनमें नहीं रहा या बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनकी सहनशीलता का लाभ अब छोटा भाई उठाने लगा। सहिष्णुता का मतलब होता है कि
सहनशीलता का। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढूं या ना पढूं। अब ये अभिमान उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगा कि मैं कुछ भी करूं, मैं पास हो सकता हूं। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हो गया। धीरे धीरे उसके मन से ये डर भी निकल गया। अब वो सारा दिन वो कंकरियां खेलता और धीरे धीरे उसके अंदर एक नया शौक जन्म गया, कनकौवे उड़ाने का। तो कनकौवे उड़ाने का जो शौक था, उसने ये माना कि वो अब बड़े भाई साहब का डर उसके मन से पूरी तरह निकल गया और उसे लगा कि अब तो भाई साहब मैं कुछ भी करूं, डांटेंगे भी नहीं और डांटेंगे तो उसका असर भी नहीं है। तो और दूसरे ही तरह से अपने आप को खेल कूद में शामिल कर दिया। तो मैंने आज आपको यहाँ तक की कहानी समझा दी है। इसके आगे की कहानी को मैं इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतना आप दोहराइए। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।